Hello everyone, you are most welcome to the Civil Point Institute इंदौर। दिस इज रूपाली दुबे और आज हम 1000 जीएस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब क्यों थी? तो जैसा कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास पढ़ने की सरलता के उद्देश्य से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वह काल जिसके ना हमें लिखित में साक्ष्य मिले हैं और ना उनको हम पढ़ पाए हैं। ना हमें लिखित में कुछ मिला है, लिखित में कुछ नहीं मिला, ना हम उसको पढ़ पाए हैं। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रो हिस्टोरिक पीरियड वह काल जिसके हमें लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं, हमें लिखित में मिला हुआ है, पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, हमें उसकी लिपि के बारे में नहीं पता, हमें उनकी भाषा के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वो हमारा कौन सा काल हो जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में लिखित में जानकारी भी मिली है, हमें इसकी लिपि और भाषा दोनों के बारे में पता है और हम इसको पढ़ भी सकते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो हमारा क्या था प्रश्न? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हमारी क्या हो जाएगी? भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी। यहाँ एक चीज और, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को, क्योंकि पाषाण काल के बारे में हमें लिखित में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल। तो इसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री हमारा, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे अभी अपने सारे क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारा इतिहास डिवाइड है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लिया। जो इसकी लिपि थी क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्यों थी? क्योंकि हमें इसके लिखित में साक्ष्य मिले हैं पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हमने उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के माध्यम से उनके जीवन शैली का पता लगाया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? भाव चित्रात्मक लिपि बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल क्या है? अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो खुदाई जब की गई उन जगहों पे, तो हमें बहुत प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, कई प्रकार के बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। तो जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है वो हमें किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ये क्या है? मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है। और ये क्या थी? इस सभ्यता की राजधानी माना जाता है। क्या है ये? इस सभ्यता की राजधानी माना जाता है। अब इसकी खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? राखलदास बैनर्जी के द्वारा। राखलदास बैनर्जी के द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज। फोर्थ पॉइंट जो हमें इसमें याद रखना है वो ये है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? प्रेजेंट में इसकी लोकेशन क्या है? तो प्रेजेंट में जो इसकी लोकेशन है वो पाकिस्तान के सरगना प्रांत में इसकी लोकेशन है। पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में इसकी लोकेशन है। इतनी चीजें हमें मोहनजोदड़ो के बारे में इसलिए याद रखनी। और जो भी स्थल और यहाँ लिखे हैं, लोथल, कालीबंगा या चन्हूदड़ो, इनके बारे में भी हमें डीप डिस्कशन करना है। और ये भी क्या है? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्ति स्थल हैं। जैसे कि हम देखें ये कहाँ है? लोथल हमारा गुजरात में है और कालीबंगा कहाँ है? हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, निम्न में से कौन सा नगर मगध की राजधानी नहीं रहा है? अब हम देखते हैं हमारा वैदिक सभ्यता के बाद जो हमारा भारत है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था ना। 16 महाजनपद भारत में बने थे।
हम जब महाजनपद काल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। इसी को क्या बोलते हैं, महाजनपद काल भी बोलते हैं। तो जो हमारा मगध है वो भी क्या था, एक महाजनपद था, एक महाजनपद था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था उस टाइम पे। तो मगध की राजधानी 3 रही हैं, मगध की 3 राजधानियां रही हैं, राजगृह भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है और गिरिब्रज भी रही है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि कौन सा नगर मगध की राजधानी नहीं रहा है, तो हाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। क्योंकि कौशाम्बी क्या था, ये वत्स महाजनपद की राजधानी था। आपको सारे 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया है, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, व्यापम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमने देख लिया, हमारा राजगृह, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज मगध की राजधानियां रही है और जो कौशाम्बी है वो वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा बौद्ध साहित्य अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है। तो देखिए, हमने जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 धर्मों के बारे में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में और एक पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और दोनों की क्या है, साहित्यिक रचनाओं के द्वारा ही हमें इन धर्मों की प्रॉपर जानकारी मिलती है। ये हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें साहित्य पर ही ध्यान देना है, क्योंकि साहित्य से ही हमें उनका कल्चर, उनका सामाजिक जीवन, हर चीज़ के बारे में उनके साहित्य से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया, कौन सा बौद्ध साहित्य अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, महावत्स और अभिधम्म पिटक। तो हम देख लें, जो हमारा सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक से तो हमें बुद्ध के उपदेशों की जानकारी मिलती है, बुद्ध के उपदेशों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पिछली बार 2021 या 22 में एसएससी में पूछा गया है कि बुद्ध के उपदेशों की जानकारी किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, सुत्त पिटक से। दूसरा हमने क्या देखा, विनय पिटक। तो विनय पिटक से हमें बुद्ध के अनुशासन संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम होते हैं, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, विनय पिटक से। अभिधम्म पिटक से हमें धर्म के बारे में, मतलब जो भी हमारे धर्म में, जो बौद्ध धर्म के स्पेशली कौन कौन से नियम थे, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिधम्म पिटक से मिलती है। फोर्थ क्या है हमारा, महावत्स। ये क्या है, ये भी हमारा बौद्धकालीन एक ग्रंथ है, बौद्धकालीन बुद्ध के समय का ही ग्रंथ है। इसमें हमें क्या मिलता है, तो हमें इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है कि मगध में कौन सा राजा कौन से काल में रहा है और कितने समय तक रहा है, उसकी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, महावत्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा साहित्य अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, अनुशासन संबंधी है। ये सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है, ये धर्म से संबंधित है। और महावत्स क्या है, मगध के राजाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए महावत्स को पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस नगर में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो हमने देखा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे की गई थी आयोजित, तो वैशाली में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, वैशाली में की गई थी। अब हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति हमारी की गई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में प्रथम की गई थी, दूसरी की गई थी वैशाली में और तीसरी की गई थी पाटलिपुत्र में। इसको ध्यान रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम की गई थी राजगृह में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है, कंटिन्यू रिपीट ही होता है ये। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, यहाँ हमने देख लिया। तृतीय हुई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में।
तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ कहाँ हुई थी? फोर्थ हुई थी हमारी कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी कुंडलवन में, कुंडल। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखो, जब हमारे जो मौर्यकालीन राजा थे या जो भी आद्य ऐतिहासिक काल के राजा थे, उन्होंने क्या करे हैं? अभिलेख लिखे हैं। तो हमें भारत के कई स्थानों से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? कौशाम्बी। इसके बारे में तो हमने देख लिया, ये क्या है? हमारे वत्स प्रदेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, हम देखेंगे कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो हमें पता है ये कहाँ है? लोथल तो हमारा गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ये कहाँ है? तो हमारा दाइमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अलीमुराद। ये स्थल कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हमने यहाँ पे 4 स्थल देख लिए। हमारा क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन था लोथल। लोथल हमें पता है कहाँ है? तो गुजरात प्रांत में है। ये हमारा राजस्थान में है, ये महाराष्ट्र में है। और फोर्थ क्या है? अलीमुराद, जो कि हमारा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था? तो इसका सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हमें याद रखना है कि मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला पहला जो अनाज था वो क्या था? जौ था। मानव ने सबसे पहले जौ का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो हमने ये देखो, हम पहले, आप हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जीएस आप जब भी पढ़ो, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि आपको ऑप्शन के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा उतना आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। जैसे हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो अभी हमने क्या देखा है? इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये किसकी राजधानी था? तो ये वत्स की थी, है ना। चंपा हमारा किसकी राजधानी था? तो चंपा हमारा राजधानी था, चंपा हमारा राजधानी था किसका? अंग का, है ना। चंपा हमारी किसकी राजधानी है? अंग प्रदेश की राजधानी है। यहाँ लिख देती हूँ मैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारा? चंपा। तो चंपा अंग की राजधानी। नेक्स्ट है हमारा इंद्रप्रस्थ, ये कुरु प्रदेश की राजधानी था। नेक्स्ट है हमारा श्रावस्ती। श्रावस्ती किसकी राजधानी था? तो ये हमारी कोसल प्रदेश की राजधानी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है ना। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से। बिंबिसार किस वंश को बिलोंग करता था? तो वो हर्यक वंश को बिलोंग करता था। इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, है ना। हर्यक वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश या हर्यक वंश बोलते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक शासक ने अपने पिता की हत्या करी थी और उसके बाद वो उसका शासक बना था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो क्या है इसका? संस्थापक। पितृहंता वंश यदि हम बात करें तो इसका संस्थापक कौन है हमारा? बिंबिसार है ना। बिंबिसार है। इसका एक शासक हुआ कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसके बारे में हमें ये याद रखना है कि इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने करी थी। ये पॉइंट इसमें हमें याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? राजगृह की स्थापना किसने करी थी ना। तो यहाँ हमने ये देख लिया, इसने इसकी स्थापना करी थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
जैन धर्म या बौद्ध धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब हम जैन धर्म के बारे में देख लें। जैन धर्म सबसे पहले तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे ऋषभदेव महाराज। दूसरा क्या है हमारा? नेमिनाथ। ये हमारे क्या थे? नेमिनाथ। ये हमारे 21वें थे। और अरिष्टनेमि क्या थे? 22वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 22वें तीर्थंकर। अब हम क्या पढ़ते हैं जैन धर्म में? हम महावीर स्वामी का नाम पढ़ते हैं। महावीर स्वामी, तो ये हमारे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24 नंबर के और अंतिम तीर्थंकर हुए हमारे जैन धर्म में। तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें, ये हो जाएंगे पहले, ये है 21वें, ये 22वें, और जो हमारे महावीर स्वामी है वो कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अरावेला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? है ना, किसके मध्य हुआ? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे ये युद्ध हुआ था 331 BC में। 331 BC में किसके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और दारा थर्ड के बीच हुआ था। सिकंदर और दारा थर्ड के बीच हुआ था। और इसी के बाद जो हमारा सिकंदर है, सिकंदर ने क्या करी थी? सिकंदर महान की उपाधि को धारण किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर ने सिकंदर महान की उपाधि को किस युद्ध के बाद धारण किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरावेला का युद्ध। इसको हम गौगेमाला का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौगेमाला या गौगेमैला का युद्ध भी इसको बोलते हैं। ये कब हुआ था? तो 331 BC में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और दारा थर्ड के बीच हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि इसी युद्ध के बाद सिकंदर ने अपने आप को सिकंदर महान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 13 हमारा क्या है? डाइमेकस नामक यूनानी राजपूत किसके दरबार में रहता था? तो ये हमारा रहता था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, है ना। ये हमारे किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार। बिंदुसार हमारे किस वंश से संबंधित है? तो बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित है हमारा मौर्य वंश। हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। मौर्य वंश कहाँ इनका शासन था? तो मगध में था। राजधानी क्या थी? सबसे पहले इसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इसके बाद आया बिंदुसार। अब आपसे पूछेगी चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था राजदूत? तो इसका था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था ना इसके दरबार में। और जो हमारा डाइमेकस था ये किसके दरबार में था? तो ये बिंदुसार के दरबार में था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसको एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो हमारे जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में व्यास नदी का नाम क्या था? वैदिक काल में व्यास नदी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपासा। व्यास नदी का नाम क्या था? विपासा था। झेलम का नाम क्या था? झेलम का नाम था वितस्ता। क्या था? झेलम का नाम वितस्ता था। नेक्स्ट हमारा अस्किनी, ये हमारा चेनाब नदी का नाम था। चेनाब का नाम क्या था? अस्किनी। आपको सारे याद करने हैं। मैं जब भी कोई एक क्वेश्चन करा रही हूँ और उसके बारे में जितने फैक्ट करा रही हूँ तो वो क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फैक्ट है, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा? व्यास नदी का नाम पुराना विपासा था, झेलम का वितस्ता था और इसका क्या था? अस्किनी था। नेक्स्ट हमारा मरुगामी। तो इस नदी को मरुवर्मन नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुवर्मन या मरुगामी नदी कहा जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में
सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किया था, किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किसने किया था? तो ये हखामनी वंश के शासक थे। हखामनी वंश के शासक साइरस के द्वारा किया गया था। हखामनी वंश के शासक साइरस के द्वारा भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था, पर ये सफल नहीं था। ये सफल नहीं था। अब हमसे पूछे कि भारत पर प्रथम विदेशी सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी सफल आक्रमण की हम बात करें तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस वन या दारा वन के द्वारा भारत पर पहला विदेशी सफल आक्रमण किया गया। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसने किया? ईरानियों के द्वारा किया गया। पर सबसे पहले सफल किसने किया? तो सफल किसके द्वारा किया गया? डेरियस वन के द्वारा। सबसे पहले किया साइरस ने, पर वो सफल नहीं था। उसके बाद किया डेरियस वन ने, जो कि सफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो ये हमारी की गई थी शुंग वंश में। किसमें की गई थी? शुंग काल में किसकी रचना की गई थी? मनुस्मृति की रचना की गई थी। इसको एज इट इज याद रखना है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद कथा की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुणाढ्य के द्वारा। गुणाढ्य के द्वारा क्या किया गया? बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की गई। अब ये किसके दरबार में थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक हाल के दरबार में रहते थे, है ना। कौन रहता था? गुणाढ्य रहते थे, जिनके द्वारा बृहद कथा की रचना की गई। सेम हमारे हाल के दरबार में सर्ववर्मन भी रहते थे, जिनके द्वारा कांतक की रचना की गई। याद रखेंगे रचना और रचनाकार, और किसके शासनकाल में कौन सी पुस्तक की रचना हुई है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी किताब लिखी, किसके शासनकाल में लिखी। और यदि बहुत डिटेल में वो पूछेगा तो किताब का भी ब्रीफिंग आजकल पूछ लेते हैं कि इसमें किसका वर्णन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ देख लिया, ये हाल के शासनकाल में गुणाढ्य ने बृहद कथा की रचना की, सर्ववर्मन ने कांतक की रचना की, और हाल ने भी एक रचना की थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। क्या नाम था? गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन शासक हाल के द्वारा गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। इनको चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा, विक्रम संवत या मालव संवत का प्रारंभ कब हुआ? विक्रम संवत या मालव संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका भी डेट हम आपको याद रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा 57 BC। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 57 BC। अब एक संवत और है जिसको हम बोलते हैं शक संवत। ये किसने चलाया था? तो ये शक शासक कनिष्क ने चलाया था। और ये इसने कब शुरू किया था? तो 78 AD में इसको शुरू किया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत सरकार जो है वो इसी संवत का प्रयोग करती है। भारत सरकार किस संवत का प्रयोग करती है? तो शक संवत का प्रयोग करती है। शक संवत किसने शुरू किया? तो शक राजा कनिष्क ने शुरू किया। कब शुरू किया? तो 78 AD में इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया। सेम हमारा जो विक्रम संवत है, जो राजा विक्रमादित्य ने चलाया था, वो कब शुरू हुआ था? तो 57 BC में वो शुरू हुआ था। इस तरह से आज हमने हमारे प्राचीन भारत के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इसके अलावा आपको कोई शिकायत हो या कुछ मुझे सजेशन देने हो तो आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।